अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते किनको हैं। तो याद रखें, ऐसी इक्वेशन जिनमें अल्फ़ाबेट की हाईएस्ट पावर 2 हो उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला किसे कहते हैं, तो राइट साइड पर जो आपको ये फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। x = -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। इस फार्मूले को क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। और इस फार्मूले में a क्या है, b क्या है, c क्या है, मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन्हें कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो अल्फ़ाबेट की, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और सॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जब सॉल्व लिखा होगा उसका मतलब होता है इस इक्वेशन में से अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे तो इस इक्वेशन में से अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बाउंड किया है कि हमें किस मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना है, वरना हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं या किसी और मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करेंगे। तो चलें अब ये देखते हैं कि ये ए, बी और सी किन चीज़ों को कहा जाता है। तो याद रखें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो ये अरेंज होनी चाहिए। अरेंज कैसी होनी चाहिए कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, फिर पावर 1, फिर नंबर यहाँ पर आ जाएगा और = के राइट हैंड साइड पर 0। अगर ये इस तरह से अरेंज नहीं हुई होती तो हम पहले इसको अरेंज करते, यानी कि सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर पहले पावर 2 वाली वैल्यू, फिर पावर 1 वाली वैल्यू, यहाँ पर फिर पावर 0 होती है असल में ना नंबर के साथ, तो फिर ये नंबर हम लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए किसे कहा जाता है। तो देखें, जो x² के पीछे जो भी नंबर लिखा होगा ना, कोफिशेंट कहलाता है ये। x² का जो भी कोफिशेंट होगा वो a होता है, फिर x का जो भी कोफिशेंट होगा वो b होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है x का कोफिशेंट 19। इसी तरह जो हमारे पास आखिर में नंबर होता है, नंबर, वो c कहलाता है। अब नंबर क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है, याद रखिएगा, तो इसको हम माइनस के साइन के साथ ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर 19 के पीछे भी माइनस होता तो हम यहाँ b की वैल्यू में भी क्या लिखते हैं, -19। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वहाँ यहाँ तीनों के साथ प्लस होता है। ठीक है, तो अगर किसी के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो उस वैल्यू के साथ यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, उस वैल्यू के साथ यहाँ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो -15 सी की वैल्यू हो गई इस क्वेश्चन के हिसाब से, 19 जो है वो बी की वैल्यू हो गई और 10 जो है वो ए की वैल्यू हो गई। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट द वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले तो फार्मूला लिख देते हैं x दोबारा से, क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिखा था। पेपर में आपको पहले फार्मूला एक दफ़ा लिखना होगा, -b ± -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो चलें वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस फार्मूले का और b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 19। कोशिश करिएगा कि वैल्यूज़ ब्रैकेट में पुट करें। b² की जगह क्या पुट कर देंगे, b की वैल्यू क्या है 19, तो 19 का स्क्वायर हो गया, -4, a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है 10, और c की जगह c की वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू क्या है -15, और फिर डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है 10। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x -19 तो बाहर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है, ±√19 का स्क्वायर निकालना है हमने। तो 19 का स्क्वायर निकालते हैं, 19 का स्क्वायर निकालते हैं। 19 × 19 = 361। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 361। फिर आपको ये नज़र आ रहा है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 10 40, और 40 × 15 40 × 15, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 600। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है 2 and 10, तो 2 10s are 20। और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x -19 तो अभी एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस अभी एज इट इज़ चलाएँगे जब तक पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। जब तक प्लस माइनस के पीछे वाली वैल्यू
और प्लस माइनस के आगे वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर पूरा का पूरा सिंप्लीफाई ना हो जाए, इस प्लस माइनस को हमने डिस्टर्ब नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना। अब 361 प्लस 600 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 600 तो पहले से लिखा हुआ है, प्लस कर देते हैं इसमें क्या 361, तो आंसर आ गया हमारा 961 और डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है 20। अब देखते हैं 961 किसी का रूट है या नहीं है, तो अंडर रूट 961 फिर रूट का बटन दबाएंगे, 961 31 का रूट है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x इक्वल्स टू -19 प्लस माइनस 31 डिवाइडेड बाय 20। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैसे यहाँ पर प्लस माइनस की लेफ़्ट साइड भी पूरी सिंप्लीफाई हो चुकी है, राइट साइड भी सिंप्लीफाई हो चुकी है और डिनोमिनेटर भी हो चुका है। तो अब हमें बस क्या करना है, अब इस प्लस माइनस को डील करना है सबसे पहले। तो अब प्लस माइनस को डील कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा हम इस पूरी इक्वेशन को यानी कि इस पूरी वैल्यू को 2 मरतबा सिंप्लीफाई करेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। जब प्लस के साथ लिखेंगे तो इस तरह से -19 प्लस 31 अपॉन 20 और एक दफ़ा माइनस के साथ x इक्वल्स टू -19 माइनस 31 अपॉन 20, सही है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास x इक्वल्स टू न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -19 प्लस 31, ठीक है, -19 प्लस 31 इज इक्वल्स टू 12 आंसर आ रहा है हमारे पास अपॉन 20। तो अब या तो आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में ले आए आंसर 12 डिवाइडेड बाय 20, या तो हमारे पास 0.6 लिख दें, या आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आंसर छोड़ सकते हैं। ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 और 4 5, तो आपका आंसर आ रहा है 3/5, ठीक है। लेफ़्ट साइड पर तो आपका ये आंसर आ गया। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट साइड पर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -19 माइनस 31, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस की आएगी, तो हम डायरेक्ट प्लस ही कर लेते हैं। 31 प्लस 19, 31 प्लस 19, तो आंसर आ रहा है हमारा 50 डिवाइड बाय 20। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 50 और 20 10 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, माइनस का 5/2 हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये आंसर हमारे पास 2 आ रहे हैं। अब इन दोनों आंसर्स को हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, ठीक है। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बराबर में लिख दे रहा हूँ। हम सॉल्यूशन सेट कैसे बनाते हैं याद रखिएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, जब भी कभी एक ही अल्फ़ाबेट की 2 वैल्यूज़ हों तो हम सॉल्यूशन सेट करली ब्रैकेट की फॉर्म में बनाते हैं। पहले नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे -5/2 और फिर उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू 3/5, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद मज़ीद हम एक आध और इसके सम्स कर लेते हैं, एक आध और इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी तरह के, इसी एक्सरसाइज के, ताकि हमें इसकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब जैसे कि आपके सामने एक और क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। जनरल फॉर्म यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो उस फॉर्म में नहीं लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको पता है कि सारी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड पर होती हैं और राइट हैंड साइड पर 0 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3x² को राइट हैंड साइड पर से लेफ्ट हैंड साइड के पर लेकर आएंगे, तो माइनस का 3x² इधर आकर प्लस का 3x² हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो पहले से लिखा हुआ है x² के बाद हम x वाली वैल्यू लिखते हैं, तो पहले से 2x इधर लिखा हुआ है तो लेफ़्ट साइड पर था वो अभी भी लेफ़्ट साइड पर है, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। और ये 9 जो था राइट हैंड साइड से जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो आपने देखा हमने ना सिर्फ सारी वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पर ले आए बल्कि अरेंज भी कर दिया। हमने पहले x² वाली वैल्यू लिखी, फिर x वाली वैल्यू, फिर नंबर। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ कि हम कोशिश करते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट हो वो हमेशा पॉजिटिव रहे। हम इस वैल्यू को भी उधर ले जा सकते थे, लेकिन उससे होता क्या कि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता, तो इसलिए हमने बजाय इसके कि इस नंबर को उधर लेके जाएं, हमने इस वैल्यू को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लिया, ताकि इससे हमारा एक फ़ायदा ये भी हो जाए कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, बाकी अब आपको ये तो पता ही है कि हमारे पास इन इक्वेशन में, इस इक्वेशन में a कौन है, b कौन है, c कौन है। तो ज़रा जल्दी से लिख लेते हैं। a हमारे पास बराबर होता है x² के कोफिशिएंट के, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a हो गया 3, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू है -9। अच्छा, बाज़ क्वेश्चन में क्या होता है, इनमें से कोई वैल्यू नहीं भी होती। लेट सपोज अगर इस तरह का होता कि 9 - 3x² इज इक्वल्स टू 0 होता, यानी कि हमारे पास x² वाला कोफिशिएंट और x ना होता, x वाली वैल्यू ही ना होती, तो हम b की जगह फिर 0 लिख देते। तो जो भी वैल्यू एब्सेंट होगी
उसके कोफिशिएंट की जगह 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर नंबर ना होता, मिसाल के तौर पर वैल्यू होती 3x² + 2x = 0, तो c की जगह हम क्या रख देते, 0 रख देते फिर, ठीक है। तो जो भी एब्सेंट होगा उसकी जगह 0 लगा देंगे। नाउ पुट द वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x = माइनस, अब b की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 ± √b² की जगह 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और -4, a की जगह क्या पुट कर देंगे 3, और c की जगह क्या पुट कर देंगे -9 डिवाइडेड बाय 2, और a की जगह क्या पुट कर देंगे 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x = -2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर होता है क्या, 4 × 2 = 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 × 3 = 27, और 27 × 4 = 27 × 4, आंसर आ रहा है 108, ठीक है। और डिवाइडेड में आ गया 3 × 2 = 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने कहा था ना, जब तक प्लस माइनस के लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर और डिनोमिनेटर में सब चीज़ें सिंप्लीफाई ना हो जाएं, प्लस माइनस को ओपन नहीं करना। तो अभी एज इट इज़ चलाएंगे, प्लस माइनस और ब्रैकेट रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 108 + 4 कितना होता है, 108 + 4 होता है 112, ठीक है। 112 डिवाइड बाय 6। अब आपको पता है 112 का रूट जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो रूट आ रहा है 10.58। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें यहाँ पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे 112 का, तो 2 के टेबल से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12। फिर इसी तरह 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14। फिर 7 आपको पता है किसी टेबल में नहीं आता, तो 7 एज इट इज़ यहाँ पर 7 × 1 = 7 के टेबल से ही करना पड़ेगा, ये एक प्राइम नंबर है। तो अब हमारे पास ये 2 पेयर बन रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है 2 के, तो ये दोनों पेयर रूट से बाहर आ जाएंगे और अंदर रूट में सिर्फ कौन रह जाएगा, 7। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x = -2 प्लस माइनस, ये दोनों पेयर बाहर आएंगे, तो 2 पेयर बाहर आकर क्या बन जाएगा 2, और ये वाला पेयर भी बाहर आकर क्या बन जाएगा 2, और 2 × 2 क्या होता है 4। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये भी कर सकते हैं कि 2 × 2 और फिर √7 लिखें, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4√7। समझ आ गई बात, कि हमने जब इस रूट को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर्स आए, जो स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं वो बाहर आकर सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 6। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लस और माइनस की फॉर्म में, क्योंकि अब हमारे पास प्लस माइनस की लेफ़्ट साइड पर भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, राइट साइड पर भी नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर में भी नहीं। तो एक दफ़ा इसको -2 प्लस के साथ लिख देंगे 4√7/6, और एक दफ़ा -2 - 4√7/6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, x = अब यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में, तो माइनस का 2 कॉमन ले लें या खाली 2 कॉमन ले लें। तो खाली 2 कॉमन ले लेते हैं हम अभी फ़िलहाल। तो अंदर क्या बच गया, माइनस का 1, क्योंकि 2 के टेबल में 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पर आता है ना, 2 1 ज़ा 2, और प्लस यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन नहीं लिया, और 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पर आता है, सही है। और √7 एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या है 6। अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारा टोटल फाइनल आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया x = -1 + 2√7/3। तो लेफ़्ट साइड पर तो ये आंसर आया पॉजिटिव वैल्यू के साथ। अब नेगेटिव वैल्यू के साथ भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू के साथ क्या होगा, x = -2, यहाँ पर भी हमने, यहाँ पर हम माइनस का 2 कॉमन नहीं ले रहे, यहाँ पर भी प्लस का 2 कॉमन लेना है, ठीक है।
प्लस का 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा -1, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो कैंसिल थोड़ी हो रहा है बाहर किसी से। माइनस का साइन कॉमन तब लेते हैं जब कुछ बाहर कैंसिलेशन हो सकती हो, तो इसलिए 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने बाहर माइनस साइन कॉमन लिया ही नहीं है। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पर आता है, ठीक है। और √7 एज इट इज़ है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी कैंसिलेशन कर देते हैं यहाँ पर भी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। आगे क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -1 - 2 √7 अपॉन 3, ठीक है बेटा। ये भी हमारा क्या होगा, एक दूसरा आंसर आ गया नेगेटिव वैल्यू के साथ। और अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, मैंने कहा था सॉल्यूशन सेट में करली ब्रैकेट बनेगी और पहले हमारे पास अब दोनों में नेगेटिव है तो कोई सी भी वैल्यू पहले लिख दें, -1 + 2 √7 अपॉन 3, कॉमा -1 - 2 √7 अपॉन 3। वैसे ये हमारे पास छोटी वैल्यू कहलाएगी क्योंकि इसमें माइनस में आंसर आएगा टोटल। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इसमें अब आप लोग मुझे बताइए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर एक तो 0 है और फिर अरेंजमेंट भी बिल्कुल ठीक हुई है। पहले x² वाली वैल्यू है, फिर x वाली है, फिर नंबर है, ठीक है। तो अब ABC लिख लेते हैं। यहाँ पर a कौन होगा, x² का कोफिशिएंट a होता है, तो x² का कोफिशिएंट कौन है, 6। इसी तरह b कौन होगा, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है। अब यहाँ पर देखें कि x के पीछे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। और मैंने कहा था नेगेटिव साइन अगर हो हमारे पास किसी वैल्यू के साथ तो वो उस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उस अल्फ़ाबेट के साथ चले जाएगा जिसकी वो वैल्यू है, यानी कि वो नेगेटिव साइन कोफिशिएंट का नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। तो ये x के पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 1 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है। और इसी तरह c जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो आखिर में नंबर होता है, और नंबर के साथ अगर माइनस साइन है तो वो c की वैल्यू में चला जाएगा, ठीक है। अब हमने a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया। अब इसको पुट कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c, पुट द वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x = अब वैल्यूज़ पुट करवा दें ज़रा जल्दी से। माइनस का साइन एज इट इज़ है। अब यहाँ ध्यान रखना है, देखिएगा मैंने ब्रैकेट में इसलिए बोलता था लिखने के लिए, तो देखो अब 2 माइनस साइन हो गए। एक तो फार्मूले का माइनस साइन है और एक ये वाला माइनस जो वैल्यू का अपना माइनस है, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना फ़ायदेमंद होगा। +- √b² b² मतलब -1 का स्क्वायर, फिर -4ac, a की जगह 6 पुट कर देंगे और c की जगह -1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह क्या पुट कर देंगे, a की वैल्यू 6, ठीक है। ऊपर ये तमाम वैल्यूज़ इसीलिए लिखी थी। अच्छा, नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x = माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस हम लिखते नहीं हैं तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। +- अंडर रूट में भी हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर। अब देखो इवन पावर है, इवन पावर क्या करती है, नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देती है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और इवन पावर भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इवन पावर की वजह से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और नेगेटिव साइन इवन पावर की वजह से ख़त्म हो गई। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 4 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24 ही होता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 6 2 ज़ा 12। नेक्स्ट पे क्या होगा, x = 1 ± √24 + 1 कितना होता है, 25। और ये तो अब हमें याद ही होगा कि 25 स्क्वायर होता है 5 का। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे 25 का, कैलकुलेटर से भले चाहें तो निकाल लें, 25 का जब रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 5। तो इसको किस तरह लिख देंगे, x = 1 ± 5 अपॉन 12। अब देखो प्लस माइनस के लेफ़्ट साइड पर भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, राइट पर भी नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर में भी नहीं। अच्छा, बाद बच्चों के जहन में ये सवाल आएगा कि हम इस 1 को हटा देते हैं, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं, इसको नहीं हटा सकते क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है। प्लस या माइनस के पीछे अगर हमारे पास 1 लिखा हुआ है
तो उस 1 की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 1 लिखा हो खाली तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती, या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 1 लिखा हो तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती, मतलब फिर वो जो वैल्यू लिखी हुई होगी उससे मल्टीप्लाई होकर वो रिमूव हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं है, ना ही डिवीजन की फॉर्म में। एनीवेज, अब हमारे पास लेफ्ट साइड पर भी कुछ नहीं हो सकता सिंप्लीफाई, राइट पर भी नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में भी नहीं, तो फिर अब बस इसको हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। जब स्प्लिट करेंगे तो x इक्वल्स टू एक दफ़ा प्लस के साथ ओपन करेंगे, ठीक है, ये प्लस माइनस में से प्लस के साथ लिखेंगे, और एक x इक्वल्स टू प्लस माइनस में से माइनस के साथ लिखेंगे। वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, x इक्वल्स टू 5 + 1 होता है 6/12, और यहाँ पर आपको पता है कि 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, और हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं राइट साइड पर, x इक्वल्स टू 1 - 5 कितना होता है, माइनस का 4, ठीक है ना। 1 - 5 होगा, बड़े नंबर का साइन आता है, 5 में से 1 निकालेंगे 4 बचेगा, और बड़े नंबर का साइन माइनस, और 12। अब आपको पता है कि दोनों एक टेबल में आते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 1/3। फिर इसी तरह इसका भी हम क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा, पहले नेगेटिव वैल्यू लिख देते हैं। अच्छा, सिर्फ करली ब्रैकेट बनेगी, राउंड ब्रैकेट नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास दोनों एक ही अल्फ़ाबेट की वैल्यूज़ हैं। तो -1/3, 1/2, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और मैं फिर आपको बता दूँ कि हमारे पास जब अगर कोई वैल्यू नहीं होगी, मिसाल के तौर पर अगर क्वेश्चन इस तरह से होता x² + 3x = 0, तो यहाँ पर हमारे पास a तो हो जाएगा 1, क्योंकि x² के पीछे 1 है, b हो जाएगा 3, लेकिन c क्या होगा यहाँ पर, तो c हो जाएगा 0। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में c की जगह हम 0 पुट करके वैल्यूज़ लेके चलेंगे। इसी तरह अगर इक्वेशन हमारे पास होती x² - 2 = 0, तो अब इस केस में हमारे पास a की वैल्यू, यहाँ पर x के पीछे कुछ लिख लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। तो खैर a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 3, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी अब यहाँ पर 0, क्योंकि x नहीं है यहाँ पर, तो x का कोफिशिएंट भी नहीं है, वो 0 कंसिडर होगा, और c की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -2, और फिर इसके हिसाब से आप पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अल्लाह हाफ़िज़।